हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा सीटेट का एग्ज़ाम आपका आने वाला है। एसएसटी पेपर 2 में हम लोग आज हिस्ट्री का अगला अध्याय देखते हैं। पुराने सीरीज में चैप्टर्स को कुछ बदला गया है बुक्स के अकॉर्डिंग, ये नई है पीडीएफ। तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यहाँ से हमारे सफ़र की शुरुआत होगी और हम लोग यहाँ कुछ नई चीज़ों को सीखने का काम करेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसमें है चुनाव का दिन। एक बच्चा है शंकरन, जब वो उठता है तो देखता है कि उसके नाना और नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। जब शंकरन ने जानना चाहा कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे, उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, अर्थात हम उनका चुनाव करेंगे जो हमारा आगे चल करके प्रतिनिधित्व करेंगे। तो प्यारे साथियों, आइए हम लोग अब इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। कहानी है कुछ लोग शासक बने कैसे, यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है और हम इस कहानी को एक लंबे स्तर तक ले चलेंगे। कहा जाता है 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं। 50, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन बहुत पहले तो चुनाव होता नहीं था, तो लोग शासक कैसे चुनते थे? तो हमने अध्याय 4 में यहाँ पढ़ा है कि कुछ लोग राजा संभवतः जन, यानी जन का अर्थ होता है लोग। अब ये जानते रहिएगा कि जन का मूल अर्थ होता है लोगों के द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे कुछ बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जैसे कुछ ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद वे राजा के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिए। वही कहानी यहाँ पे आपको देखने और जानने को मिल रही है। जैसे इसमें आगे कहा गया है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था। पूरी कहानी में अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ होता था, उसमें जो राजा यह आयोजन करता था उसमें घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, और अगर कोई दूसरा राजा उस घोड़े को रोक लेता था, इसका मतलब जिस राजा ने घोड़े को छोड़ा है उसको पकड़ने वाला राजा चुनौती दे रहा है। तो जो राजा उस घोड़े को पकड़ता था, छोड़ने वाले राजा के साथ उसे युद्ध करना पड़ता था। अगर वो जीत जाता था तो जय जयकार उसकी, अन्यथा हार जाता था तो जय जयकार उसी की होती थी। जैसे लवकुश ने भी अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ा था, क्योंकि उसके मस्तक पर चुनौती लिखी जाती थी। और इसके बाद होता क्या है, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। तो यज्ञ कराता कौन था? विशिष्ट पुरोहित आदि थे। इसके लिए उन्हें उपहार भी दिया जाता था, और अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। और यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए क्या लाते थे? उपहार भी लाने का काम करते थे। जो है आगे कहा जा रहा है, इन सभी आयोजनों में राजा मुख्य स्थान पर होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बैठाया जाता था। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि राजा को कहाँ बैठाया जाता था, तो उसे राज सिंहासन पर या एक विशेष प्रकार की बाघ की खाल पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। तो युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन होता था, तो वह उसका सारथी होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। उसका काम था कि जब यज्ञ का काम शुरू हो रहा है तो राजा के द्वारा की गई सभी विजयों का गुणगान करे। राजा के सगे संबंधी, उसकी जो रानियां तथा पुत्र थे, और कई छोटे मोटे अनुष्ठान जो है वो करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया को देखना होता था। तो राजा के ऊपर पुरोहित क्या करता था? पवित्र जल छिड़क करके अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्व जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे।
जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अर्थात अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या पुरोहित शूद्रों को राजस्व यज्ञ के समय अपने पास आने देते थे? नहीं, क्योंकि उनको अछूत माना जाता था। आगे अगला चैप्टर है हमारा, वर्ण से संबंधित कुछ चीजें बताई गई हैं। आइए वर्ण को जानते हैं। उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में कई ग्रंथ की रचना हुई है। ऋग्वेद के बाद, ये लाइन बहुत ध्यान से समझिएगा, ऋग्वेद के बाद जो भी ग्रंथ लिखे गए उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। इसमें कौन कौन से हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन अर्थात उनको करने की विधियां बताई गई हैं तथा सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। खास करके कहा जाता है उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, जंगल में रहने वाले लोग थे। कुछ पुरोहित तथा कुछ योद्धा वैभवशाली थे, कुछ कृषक व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्रहकर्ता को बताया गया है ये निर्धन थे, अर्थात इनके पास धन की कमी थी। आगे कहा जाता है पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा। अब ये आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि जो ये वर्ण का कॉन्सेप्ट है आपसे पूछेगा कि 4 वर्णों में विभाजित कौन किया, तो यहां बताया गया पुरोहितों ने किया जिन्हें वर्ण कहा गया। प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था, पैसा मिलता था। दूसरा स्थान क्षत्रिय का था, जिनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य या वणिक आते थे। इनमें कृषि, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा कि क्या वैश्य को भी यज्ञ करने का अधिकार था? तो बिल्कुल था, साफ साफ बताया गया है। आगे कहा है वर्णों में अंतिम स्थान पर शूद्र का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। ये लाइन आपसे इंपॉर्टेंट माना गया है। आपसे पूछेगा कि जब ऋग्वेद की रचना हुई या उसके बाद के जो वेद आए उसमें स्त्रियों की तुलना कैसी की गई है, तो बताया गया शूद्र के समान माना गया है, क्योंकि महिलाओं और शूद्रों दोनों को वेद का अध्ययन करने की अनुमति दी ही नहीं गई थी। इसके बाद आगे कुछ महत्वपूर्ण और चीजें हैं जिनका हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अर्थात अब यहां समझिएगा, अगर आपका जन्म जिस वर्ण में हो रहा है आप उसी वर्ण के माने जाएंगे। जैसे ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। ठीक है, इनमें वही लोग आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का भी काम करते थे। उनके संपर्क में आने वाले को अपवित्र मान लिया जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो शूद्र हो, सब अनुष्ठान करें। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की है कि ये जो छुआछूत का कॉन्सेप्ट है ये गलत है। तो इसका भी बहुत सारा आपको देखने को मिला। और आगे का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनपद की स्टार्टिंग होती है। आइए यहां से देखते हैं। चित्र धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां मिली। अभी आपको नीचे की इमेज दिखाता हूं, इसको समझिएगा। ये है इस तरीके से, और कह रहा है ये सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण भोजन परोसने के लिए किया जाता था। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को जो भोजन परोसा जाता था या कोई अतिथि आ जाता था तो इस बर्तन का यूज होता था। जनपद शब्द आया है, जनपद। पहले इसको ध्यान से समझिएगा। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो महायज्ञ राजा कर रहा था वो जन का राजा नहीं हुआ,
वो जनपदों का राजा होने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, और जन का ही अर्थ होता है, अभी आपने पढ़ा था, जन का अर्थ होता है लोग। क्या होता है? लोग होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद आपको दिखाए गए हैं, जैसे पुरातत्वविदों ने इस जनपदों की बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों अन्य जानवरों को पालते थे, चावल गेहूं धान जौ दालें गन्ना तिल सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। ये पुरातत्वविदों ने बताया है। आगे इस बर्तन की नक्काशी देख रहे कितना सुंदर तरीके से है। आगे भी उन्होंने उल्लेख किया है कुछ महत्वपूर्ण चीजों का। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इन्होंने बताया है कि लोग जो थे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जिनमें से धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। तो आपसे पूछेगा वो लोग कैसे बर्तन बनाते थे? तो धूसर और लाल रंग के। पुरास्थलों से कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्र धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे इनके नाम से स्पष्ट होता है, बर्तनों पर चित्रकारी की गई है, आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में। देखिए ये आपको ज्यामितीय आकृति दिखाई गई है, किसी ज्यामितीय आकृति के रूप में ही यहाँ पर डिजाइन को तैयार किया गया है। अब जनपद के बाद जो श्रृंखला आई प्यारे साथियों, वो आ गई महाजनपद की। अर्थात महा का मतलब ही होता है श्रेष्ठ या बड़ा, तो इसका मतलब जो महाजनपद है वो जनपद से श्रेष्ठ होगा या बड़ा होगा। अब ये करीब 2500 साल पहले, कब? 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जैसे आज भी अपने यहाँ देखिए कुछ दिल्ली है, महाराष्ट्र है तो सब जिले, सुल्तानपुर भी जिला है, लेकिन कुछ श्रेष्ठ हैं, इसीलिए इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। उसी जनपद को जो ज़्यादा श्रेष्ठ हो गया। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। इनके चारों ओर लकड़ी ईंट या पत्थर की ऊंचे दीवारें बनाई गई थी। किलेबंदी का मतलब जैसे ये आपका घर है, इसके चारों तरफ ऐसे ढक लेना, किससे? लकड़ी ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाकर, इसी को कहा जाता है किलेबंदी करना। अक्सर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं, शब्द आता है फैक्ट्री, या तो फैक्ट्री शब्द इसी से निकल के आया है, ठीक है, किलेबंदी करना। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए क्या किया था? किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि को भी दर्शाते थे कि हम कितना समृद्ध हैं। अब देखिए प्यारे साथियों, ये आपको मानचित्र है भारत का, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है उस समय के कुछ महत्वपूर्ण जनपद। ये देखिए पहला है तक्षशिला, जो झेलम नदी के पास दिखाया, इंडिकेट किया गया है। चेराब है, ठीक है, ये है आपका वैशाली है, मगध है, उज्जैन है, कौशाम्बी है, हस्तिनापुर है। ये जो ब्लैक डॉट से है ना, ये सभी के सभी आपके क्या हैं? महाजनपद हैं प्यारे साथियों। समझ में आया ना? चलिए आगे हम लोग चलते हैं और इस कड़ी को आगे ले चलते हैं। तो राजा और महाराजा बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके भी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। किले के अंदर रहने वाले लोग उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए जो बड़ी स्तर की योजना की भी जरूरत होती थी। लाखों की संख्या में ईंट पत्थर का इंतजाम करना, हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चे इसके लिए अधिक परिश्रम करते होंगे। इसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती रही होगी। इसके साथ साथ और भी चीज़ों में बदलाव क्या हुआ कि राजा सेना रखने लगा। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। पहले नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, थोड़े समय के लिए वेतन दिया जाता था जब तक कि उनको काम रहता था, लेकिन अब बदलाव हो गया। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में आपको अध्याय 8 में पढ़ना है। आहत सिक्कों को ही पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है, जानते रहिएगा। अब हम आपको एक कौशाम्बी की दीवार का चित्र दिखाते हैं। कौशाम्बी किले की दीवार, ये कौशाम्बी किले की दीवार है। चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है।
इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। इसको देखिएगा गौर से कैसे इसका निर्माण हुआ है, कितना परिवर्तन है आज और पहले की दीवारों में। अब उस समय भी कर था भैया, जैसे आज आप टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आपके लिए योजनाएं लाती है, ऐसे ही पहले भी टैक्स लेती थी गवर्नमेंट, और उस समय के लोगों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था आदि चीजें करते थे। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। तो भाई बड़ा किला है, बड़ी सेना है, तो खर्च भी तो बड़ा होगा, तो प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारी की भी आवश्यकता होगी। भाई कर्मचारी आएगा तो क्या लेगा, वो वेतन लेगा, बिना वेतन के थोड़ी काम करेगा। महाजनपदों के राजा लोगों पर समय समय द्वारा लाए गए उपहार पर अब निर्भर नहीं है, अब वो नियमित रूप से क्या लेने लगे, कर। कौन ले रहा है, महाजनपदों के राजा की बात हो रही है, क्योंकि पहले राजा को थोड़ा बहुत उपहार दे दिया जाता था सुरक्षा के नाम पर कि राजा हमारी सुरक्षा करेगा। लेकिन अब क्या है, अब राजा कर लेने लगा, क्योंकि उसको भाई सेना भी देखना है और अपने भी संसाधन को आगे बढ़ाना है। प्यारे साथियों, आगे हम लोग चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्यारे साथियों, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। अब जो कर लगाया गया वो फसल पर ही लगाया गया। पहला पॉइंट, उस समय कर किस पर लगाया जाएगा, फसल पर ही लगाया जाएगा, और क्या लगाया जाएगा। कोई फैक्ट्री थोड़ी थी, कोई इस समय आदमी व्यापार बिजनेस बहुत बड़ा बड़ा थोड़ी करता था, तो कृषक पर लगाया जाएगा। और टैक्स क्या था, उपज का 1/6वां हिस्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो कर को क्या कहा जाता था, भाग, और हिस्सा क्या था, हिस्सा था 1/6। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, ये श्रम के रूप में चुकाते थे, जैसे बुनकर, लोहार, सुनार। राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन आकर के काम कर देते थे और उनकी कर की अदायगी हो जाती थी। पशुपालक को जानवर या उसके उत्पाद के रूप में देना पड़ता था, जैसे दूध दे दिया या उससे बना कोई उत्पाद दे दिया। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। 8 खेटक और संग्राहक, जंगल से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती थी उसमें से कुछ राजा को देना पड़ता था। आगे चल करके हुआ क्या प्यारे साथियों, कृषि में परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि इस युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो आप देखियो गाँव में बूढ़े लोग पहले बैल में फाल चलाते थे, तो पहले लकड़ी के हुआ करते थे, लेकिन इस समय वो बदल गया। अर्थात कब बदला है ये भी जानते रहिएगा, उत्तर वैदिक काल से लोहे का। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। अब जाहिर सी बात है, इससे फसलों की क्या बढ़ेगी, उपज बढ़ेगी। लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया। खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के लिए धान की पौध तैयार करना, उनका रोपण शुरू किया। पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे अब जीवित रहने लगे, पैदावार अच्छी होने लगी। कमर तोड़ परिश्रम करना पड़ता था पहले, अब वो थोड़ा कम हो गया, और ज़्यादातर दास दासी, भूमिहीन खेत मजदूर जिसे कम्मकार जो है वो करते थे इन सब कामों को। तो एक शब्द आया है कम्मकार, भूमिहीन खेतिहर मजदूर को कम्मकार कहा जाता है। ये एग्जाम्पल, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लीजिए सीटेट में पूछ ले कम्मकार किसे कहते हैं, तो जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर है प्यारे साथियों, उसे ही कम्मकार कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग अपनी इस श्रृंखला को आगे ले चलते हैं और आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। कुछ सूक्ष्म निरीक्षण है, आइए जल्दी से हम लोग इस निरीक्षण को देखते हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ियां मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। वाह भाई, मगध के बारे में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। और आगे जान लीजिए, मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु
अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे जो दूसरे इसके समान जनपद हुआ करते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक जो है इसको विस्तृत कर लिया था। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो मगध की राजधानी क्या बनी रही? जो बिहार में एक स्थान है राजगृह या राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र, और आज उसको पटना के नाम से जानते हैं। 2300 साल पहले की बात है। मिसडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। अब देखिए सिकंदर कहाँ का राजा था? मैसिडोनिया का था। और विश्व विजय कब करना चाहता था? 2300 साल पहले करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे आ पहुंच गया। अभी मैं आपको मैप में व्यास नदी दिखाऊंगा। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की एक बहुत बड़ी और विशाल सेना है। आइए वज्जी की चर्चा कर लेते हैं। वज्जी क्या है? जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। जैसे ये मगध है तो जस्ट इसी के पास में एक छोटा सा राज्य था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। वज्जी में जो था वो गढ़ या संघ था। ठीक है, अब मैं आपको पहले बताता हूँ गढ़ और संघ का मतलब क्या है। गढ़ का अर्थ होता है, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। जैसे कहते हैं भैया अतिथि गण, इसका मतलब ढेर सारे अतिथि आए हैं। और संघ का अर्थ होता है संगठन या सभा। जैसे कहते हैं ना ये एक संगठन है, एक सभा है। तो गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां दास कम्मकार सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। अभी वज्र में भी किसको समझिएगा, वज्र में भी किसको जगह नहीं मिली? स्त्री हो, दास हो, कम्मकार। कम्मकार अभी मैंने बताया था वही होता है जो भूमिहीन मजदूर होता है, जिसके पास खेती करने की कोई जगह नहीं होती। महावीर बुद्ध और महावीर स्वामी, इनके बारे में अध्याय 6 में पढ़ना है। दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन आपको देखने को मिलेगा कि संघ में रहना है तो जीवन कैसे बिताना है। एक कहानी है वज्जी संघ का, यह वर्णन दीघ निकाय में लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, यहीं से पूछेगा, दीघ निकाय किसका प्रमुख ग्रंथ है? बौद्धों का है, जिसमें बुद्ध के क्या दिए गए हैं? व्याख्यान दिया गया है। और ये कब लिखा गया? 2300 साल पहले लिखा गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो दीर्घ निकाय किसका है? वज्जी संघ का है। कहाँ से लिया गया है? जो है ये बौद्ध ग्रंथ से है और इसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। अजातशत्रु कहाँ के थे? मगध के थे। इन्होंने अपने मंत्री वास्कर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? ये सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी जब तक उन्नति करते रहेंगे, जब तक वे पूर्ण सभाएं करते हैं, अर्थात उनको तोड़ा नहीं जा सकता। वो आपसी संगठन, भाई 10 लकड़ी को एक साथ आप नहीं तोड़ सकते हो, एक एक अलग अलग लकड़ियों को तोड़ सकते हो। जब तक वो आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। समझे कि नहीं समझे? अर्थात अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उनका एक मंत्री था वास्कर। उन्होंने कहा कि आप जाओ बुद्ध के पास सलाह लो कि हम जो है आक्रमण करें। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें से सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला ऐसा होता है तो बुद्ध ने कहा कि आप ऐसा मत करिएगा, आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें एकता और संगठन है। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे।
शहरों तथा गांव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे और विभिन्न मतावलंबी के जो संत हैं उनका सम्मान और उनके आने जाने पर अगर कोई रोक नहीं लगाएंगे तो इसको जीता नहीं जा सकता है। आगे कहा गया कई शक्तिशाली राजा हैं इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ या संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। यह इंपॉर्टेंट है। देखिए किसने करना चाहा तो अजातशत्रु ने करना चाहा। कहाँ से था? मगध से था। असफल रहता है, लेकिन कई ने प्रयास किया, सब असफल है। लेकिन एक गुप्त साम्राज्य का एक गुप्त शासक था जिसने क्या कर लिया, इन्होंने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य में इनको मिला लिया। अन्यत्र थोड़ी सी जानकारी दी गई है। एटलस में कह रहा है एथेंस और यूनान को आपको ढूंढना है। 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि गणतंत्र या प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? एथेंस के लोगों ने किया था। और कब किया था? आज से 2500 साल पहले किया था। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। 30 साल के ऊपर के सभी पुरुष को पूर्ण नागरिक प्राप्त था जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाए जाते थे। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां जो है लॉटरी पर्ची बना करके किया जाता था। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वालों ने विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला था। आपसे पूछ लेगा यहाँ कि एथेंस में किसका जो है वहाँ आपको नहीं मिला था अधिकार। आइए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको जान लेते हैं। नए शासक 3000 साल पहले, महाजनपद 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले, गढ़ या संघ राज्यों का अंत 1500 साल पहले, गुप्त शासक। समझ गए प्यारे साथियों? तो इस प्रकार आप मेरे इस बनाए गए वीडियो को पढ़िएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा प्यारे साथियों। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अब डेली की डेली वीडियो आपको जरूर SST की मिलेगी और धुआंधार मैराथन आपकी चलती रहेगी। सीटेट अब की बार फतह हम लोग करेंगे। सीटेट कोई बच्चा फेल नहीं होगा, ये प्योर गारंटी है। इसी के साथ दोस्तों हम आपको आज इसी के टॉपिक के साथ कल अगले चैप्टर पर लेके आएंगे वीडियो। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।